हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि आप देख रहे थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़। और हम फरवरी तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मार्च 2021 के करंट अफेयर्स पर। और हम ये जो है मंथली टोटल 100 करंट अफेयर्स करवा रहे हैं किसी भी मंथ के, जो कि हमें लग रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर आपका उनसे रिविज़न हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आप हमारे चैनल पे जाके और भी बहुत सारी सीरीज़ जो कंप्लीट हो चुकी हैं उनको देख सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमी की सीरीज़ वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और इसके बाद इकोनॉमी के बाद हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, हमारी साइंस टेक की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी की अप्रोक्स कंप्लीट है। तो आप वो सारी भी जैसे भी अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन सी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सब्सिडीज आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ एम्बर बोक सब्सिडीज अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। मैंने एक बार बताया था कि बहुत सारे WTO के एग्रीमेंट्स बताए थे। ठीक है, उन WTO के एग्रीमेंट्स में बताया था एक एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। उस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में कई सारी सब्सिडीज आती हैं, जैसे कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, क्या है कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडी होती है जो हमारे प्रोडक्शन को और ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, मतलब वो नहीं देनी जानी चाहिए। ठीक है, उनको उन पे प्रोहिबिशन लगता है अकॉर्डिंग टू WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। ठीक है, इन सब्सिडीज़ पे तो इसने बोला है कि कौन से प्रोडक्शन और ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, तो कौन सी वाली सब्सिडीज़ है वो। तो MSP, क्या MSP है? यस, MSP है। इनकम सपोर्ट थ्रू PM किसान, क्या PM किसान के थ्रू जो इनकम सपोर्ट है वो है। थर्ड है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर R&D। देखो R&D के लिए जो लगता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। कौन सी होती है वो? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। वो ग्रीन बॉक्स में आती है, वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है। ठीक है, वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इनकम सपोर्ट थ्रू PM किसान, ये क्या है? नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक इनकम सपोर्ट है। ये क्या है? इनकम सपोर्ट है स्पेसिफिक किसी और चीज़ के लिए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी किस में आता है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आता है। तो कौन सा रह गया? तो एम्बर बॉक्स में कौन सा रह गया? 1। तो आंसर क्या आ गया? 1। ना 2 है ना 3 है। अब देखो MSP के अलावा क्या और भी है? यस, जो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जाती हैं वो भी एम्बर बॉक्स में आती हैं। उसके अलावा जो सीड्स के लिए सीड्स, वाटर, फर्टिलाइज़र, ये जितनी भी सब्सिडीज दी जाती हैं ये किस में आती हैं? हमारे एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में आती हैं। ठीक है, याद रखना, WTO के अंडर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज मच हायर देन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। सेकेंड, मोर देन 90% ऑफ ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इज डन बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, ग्रोस मतलब टोटल, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट्स का बनना, नए एसेट्स का बनना, जिससे कि हमें फ्यूचर में क्या हो सके? इनकम आ सके, हमारी कुछ कमाई हो सके, उसको बोलते हैं ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है, जो एसेट्स बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली, इन इज मच हायर देन एग्रीकल्चर सब्सिडी। एग्रीकल्चर सब्सिडी से वो ज़्यादा है। तो देखो, ग्रोस कैपिटल जो फॉर्मेशन है ना, वो क्या है? एग्रीकल्चर सब्सिडीज से ज़्यादा नहीं है। क्या है? एग्रीकल्चर सब्सिडी। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन ओनली हमारा 15% है। कितना? ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन जितना हमारा एग्री का GDP होता है ना, अगर हम परसेंटेज में किसके? एग्री GDP के अगर हम बात करें तो केवल 15% हम ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। उसका 15% ही पैसों की क्या करते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। और उस 15% में से भी 13% तो प्राइवेट सेक्टर करता है, और बच गया अप्रोक्स 2% वो कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर करता है। तो इसका मतलब जो इसमें बोल रखा है सेकंड स्टेटमेंट कि मोर देन 90% ऑफ ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इज डन बाय गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, क्योंकि 13% ज़्यादा, मतलब इस 15% का भी जो इसमें से 13% है वो कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। उसके बाद जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है इंडियन एग्रीकल्चर में, वो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब्सिडीज़ में बचा हुआ पार्ट आ गया ना। ठीक है, बचा हुआ पार्ट आ गया। अब ये टोटल देखो, ये हो गया 15% हमारी एग्री GDP का। अगर हम इसको बोले टोटल GDP का कितना है, ये ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन हमारी ओवरऑल GDP का कितना है, तो ये 2.5 to 3% है। कितना? 2.5 to 3% है। और जो हमारी सब्सिडीज़ हैं जो हमारी, अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट कितनी देती है? तो वो हमारे जो होती है गवर्नमेंट,
तो सब्सिडीज़ के बारे में क्या बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि सब्सिडीज़ इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रोथ फॉर्मेशन से, मतलब ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से काफ़ी ज़्यादा है, तो नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ना फर्स्ट है ना सेकंड है, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसीज हैज़ रिसेंटली पब्लिश्ड द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अभी किसने रिलीज़ किया है, ये क्वेश्चन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन किसने रिलीज़ किया है, आरबीआई ने रिलीज़ किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। किसके लिए है ये, ताकि जो कंट्री में अक्रॉस द कंट्री एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन मतलब मेजर हो चुकी है, कैप्चर हो सके, उसके लिए आरबीआई ने ये शुरू किया है। और मैंने इसमें बताया भी था कि इसमें टोटल, इसमें जो बेस पीरियड लिया गया वो क्या लिया गया, मार्च 2018 लिया गया इसमें बेस पीरियड। और इसमें 5 इंडिकेटर्स को देखा जाता है। कितने इंडिकेटर्स को देखा जाता है, इसमें 5 इंडिकेटर्स को देखा जाता है। पहले पे लगा दो पेमेंट, 4 पे लगा दो पेमेंट, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पे लगा दो पेमेंट, तो सेम है। उसके पेमेंट में आ जाता है परफॉर्मेंस, यहाँ आ जाता है परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ आ जाता है इनेबलर्स, यहाँ आ जाता है इंफ्रा, यहाँ पे आ जाता है इंफ्रा, एक सप्लाई साइड वाला है और एक डिमांड साइड वाला है, और एक आ जाता है हमारा, यहाँ पे आता है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, क्या जाती है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ये 5 इंडिकेटर्स हैं, और ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिए हैं सारे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इसका जो है 45% मतलब माना जाता है, इसका 25% शेयर लिया जाता है, इसका 15%, 10% एंड देन 5%, ठीक है, ऐसे इनका शेयर लिया जाता है। ऐसे याद रख सकते हो, मतलब पीछे देखो, पी से ये पी है, ये ई है, ठीक है, ये आई को नहीं देखेंगे क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड मेन है, सप्लाई डिमांड है, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है, कंज्यूमर्स PESDC, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। ऐसे मतलब आप ऐसे, अगर आपको याद करना है कि डिजिटल पेमेंट में आपको याद करना है, तो ऐसे याद कर लो कि पैसे का क्या करना है, डिजिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में पैसे का डिजिटल कंट्रीब्यूशन चेक किया जाता है, वही किया जाता है ना। तो इसकी डेफिनेशन से ऐसे भी याद रखो, पैसे का PESE, ई को हटा दो, PES, पैसे का डिजिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको मतलब इस तरीके से याद रख सकते हो। 5 जो इसके इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और क्या ये मतलब जो आरबीआई है, क्या और भी इसके ये इंडेक्स रिलीज़ करता है, इसके अलावा क्या कोई और इंडेक्स रिलीज़ करता है? यस, आरबीआई और भी बहुत सारे इंडेक्स रिलीज़ करता है। जैसे एक है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ठीक है, एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, एक है बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स, एक है रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, एक क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ठीक है। ये सारी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बैंकिंग स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सारे कौन रिलीज़ करता है? ये भी सारे इंडेक्स आरबीआई रिलीज़ करता है, ठीक है। एक ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है ना, जो उसने 2008 में, उसने 2018 में इंडिया को 7th रैंक किया था अमंग 24 कंट्रीज जब वो डिजिटल पेमेंट को ट्रैक कर रहे थे। 2018 में इंडिया की रैंक BIS के अकॉर्डिंग क्या थी, डिजिटल पेमेंट में 7th थी। कितनी कंट्रीज़ में से? 24 कंट्रीज़ में से, ठीक है, 24 कंट्रीज़ में से कितनी रैंक थी? 7th रैंक थी। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट, सारी चीज़ें हो गई हैं इसके बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोलता है? अभी बताया ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट था वो, लेकिन ये क्या, BIC, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। देख लेते हैं। फर्स्ट है इनहेंस गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर कंट्रोल बढ़ाने के लिए ये बनाया गया। देखो सबसे पहले ये चीज़ गवर्नमेंट को कंट्रोल बढ़ाने के लिए नहीं की गई है, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल इससे नहीं बढ़ेगा बल्कि कम होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बैंकिंग सेक्टर में कम होगा। सेकंड है इंश्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यस ये भी करेगा ये। और थर्ड है रिड्यूस द NPA ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यस पब्लिक सेक्टर बैंक के NPA कम करेगा, क्योंकि केवल वहीं ये पैसे, मतलब बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, तो ये उसी जगह बैंक के पैसे इन्वेस्ट करवाएगी जहाँ पे मतलब NPA बनने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड एंड थर्ड सही होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड एंड थर्ड सही। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा? सी। और ये जो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसको सेटअप करने का वो किसने किया था? 2014 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसको बोलते हैं PJ नायक कमेटी। इसको बनाई थी PJ नायक कमेटी, एक बनाई थी, ठीक है, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक के मतलब ये क्या करती, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में शेयर्स खरीदती, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे शेयर खरीदती पब्लिक सेक्टर बैंक के। और वहाँ पे पॉलिटिकल मतलब इंटरफेरेंस जो होता है गवर्नमेंट का वो कम हो जाता, और वो ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज होते, वहाँ पे NPA कम हो जाते, ठीक है, उसके लिए था। और इसने PJ नायक ने, मैंने एक बार ये करंट अफेयर्स में पहले भी आ चुका है, इसने और क्या रिकमेंडेशन दी थी एक इंपॉर्टेंट, इसने बोला था कि गवर्नमेंट जो स्टेक्स हैं बैंक्स में वो गवर्नमेंट को कम कर देनी चाहिए, कितने, टू बिलो 50%, 50% से भी कम कर देनी चाहिए,
ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और आजकल क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक सेल हो रही है ना हमारी बैंक्स की, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीजे नायक कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन पॉसिबली लीड टू इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन लॉन्ग रन। कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है लॉन्ग रन में इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई मतलब पैसे का बढ़ जाना। ठीक है, पैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो होएगा, इन्फ्लेशन होएगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, लोगों के पास सस्ते लोन देगी आरबीआई जो है या फिर बैंक जो है, क्या देंगे, सस्ते लोन देंगे। अगर सस्ते लोन देंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी कंट्री में, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा होंगे, पैसे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन होगा वो। ठीक है, तो यस, ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। सेकंड है रूपी डिवैल्यूएशन। रूपी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रुपये की वैल्यू कम होना, और उसके लिए गवर्नमेंट, रुपये जब डिवैल्यूएशन होता है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई डॉलर को खरीदता है। किससे, मार्केट से डॉलर को खरीदेगा तो उसके बदले में आरबीआई क्या देगा, रुपये को इंजेक्ट करेगा। किसको करेगा, रुपये को इंजेक्ट करेगा। अगर वो रुपये को इंजेक्ट करेगा तो क्या होगा, वही मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, सारे लोग अमीर हो जाएंगे, तो डिमांड करेंगे सामान की, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो ये भी सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका, सी। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका, सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स, अभी बताया आरबीआई निकालता है। ठीक है, आरबीआई निकालता है बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स। तो ये क्या बताता है, देखो, बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स डिफाइन करता है कि अगर आपका कोई एक बैंक डूब जाता है तो उसके कारण कितने ज़्यादा बैंक और डूबेंगे। ठीक है, ये मेन बताता है आरबीआई का बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स। मोर नंबर ऑफ बैंक्स कुड बिकम डिस्ट्रेस्ड इफ एटलीस्ट वन बैंक बिकम डिस्ट्रेस्ड, ये इसका आंसर। ठीक है, बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स में यही मापा जाता है कि अगर आपका एक भी बैंक अगर डूब गया या डिस्ट्रेस हो गया तो कितने ज़्यादा बैंक आपके डिस्ट्रेस होंगे। ठीक है, इसका मतलब बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब उतने ही ज़्यादा बैंक एक्सपेक्टेड हैं कि वो डिस्ट्रेस हो जाएंगे अगर एक बैंक आपका डिस्ट्रेस हो गया। ठीक है, ये है इसका बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल मेंशन अकाउंट इन बैंकिंग सेक्टर। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है, जब भी हमने किसी को लोन दिया, मान लो उसने जीरो, उसको देना था आज से, ठीक है, आज उसको पैसे देना, 0 to 30 डेज तक उसने पैसे नहीं दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, 0। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अगर उसने फिर 31 दिन से 60 दिन तक नहीं दिए तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। अगर 60 से 90 दिन तक नहीं दिए तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। अगर 90 दिन के बाद नहीं दिए, तो वो क्या, 90 दिन के, अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गए मान लो, तो क्या हो जाता है, वो एनपीए बन जाता है। एनपीए की भी 3 कैटेगरीज हैं। एक होता है कि मतलब 12 महीने तक ही रहे, मतलब 12 या 12 से कम महीने रहे, उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। एनपीए के भी क्या होते हैं, एनपीए के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब स्टैंडर्ड्स एसेट, मतलब जब 12 महीने से या 1 साल से कम रहे। 1 साल से अगर ज़्यादा हो गया उसको तो उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो डाउटफुल एसेट। और लॉस एसेट क्या होते हैं, मतलब उनकी तो कोई चांस ही नहीं हो कि वो मिलेंगे। ठीक है, उनको बोलते हैं लॉस एसेट। वो तो रिजोल्यूशन प्लान ही उनके लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें बताना है स्पेशल मेंशन अकाउंट के बारे में। फर्स्ट है एनपीए विच आर प्रेजेंटली अंडर रिजोल्यूशन थ्रू। देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में रिजोल्यूशन किन का होता है, जो एनपीए बन जाते हैं, और एनपीए तो बहुत लास्ट में बनते, पहले आता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो पहला तो नहीं है। सेकंड, अकाउंट्स विच हैव बीन कैटेगराइज्ड एज लॉस एसेट बाय बैंक, जो लॉस्ट हो गए, नहीं लॉस्ट तो बाद में होते हैं, ये भी नहीं है। थर्ड, अकाउंट्स विच आर लाइकली टू बिकम एनपीए इन फ्यूचर। देखो, यही है, इसलिए इनका नाम रखा जा रहा है स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, ताकि वो क्या, किसकी तरफ जा रहे हैं, एनपीए बनने की तरफ जा रहे हैं। तो यही स्टेटमेंट होगी इसकी सही। ठीक है, ये क्या होगी इसकी सही स्टेटमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोल रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बता रहा है। फर्स्ट, इट इज लो प्रेशर एरिया ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन रीजन, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड अटलांटिक ओशन। बिल्कुल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, ये लो प्रेशर एरिया है और मेडिटेरेनियन, और उधर क्या होता है, ये ओरिजिनेट होता है। लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया आप कैसे बताओगे, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं, तो वो लो प्रेशर एरिया हुआ। हाई प्रेशर एरिया में क्या होती है, बारिश नहीं होती। सेकंड है, दे ट्रेवल टुवर्ड्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया अलोंग हाई एल्टीट्यूड्स। यस, ये हाई एल्टीट्यूड्स में ट्रैवल करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोल रहा है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। ठीक है, आरबीआई के प्रोविजनिंग रूल्स में ये डिफाइन है। फर्स्ट है, अंडर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट्स टू कवर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एनपीए।
बिल्कुल यही है कि उनके अगर कोई एनपीए बन जाते हैं तो उनसे कितने परसेंट अपने प्रॉफिट का उन्हें रखना पड़ेगा एज ए बफर की उनके बैंक को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो उसी को बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। सेकंड है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो नॉर्म्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर एनपीए एंड नॉट फॉर सब स्टैंडर्ड एसेट। ये जो पीसीआर नॉर्म्स हैं ये एप्लीकेबल होते हैं केवल और केवल एनपीए पे, सब स्टैंडर्ड एसेट्स फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स ये नहीं होते हैं। तो एक चीज़ याद रखना ये है ना, मतलब जो ये पीसीआर नॉर्म्स हैं ये आरबीआई के हैं, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग परसेंटेज है इनकी। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, इसने बोला स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड एसेट पे आपको 0.4% पैसे रखने पड़ेंगे उनके, ठीक है। अगर आपके मान लो सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में आपको 15% जितना भी आपने क्रेडिट दिया है उसका रखना पड़ेगा। अगर आपके डाउटफुल एसेट है तो आपको 25% से 40% रखने पड़ेंगे पैसे। अगर आपके लोस्ट एसेट है तो आपको 100% उतने ही पैसे रखने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको कोई भी वो ना हो। तो इसने बोला पीसीआर नॉर्म केवल और केवल एनपीए के लिए अलाउड है, स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए नहीं है। नहीं, स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए भी हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आंसर आ गया ए, ठीक है, आंसर आ गया ए। अगर पीसीआर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ रही है मतलब आपके जो वो है एसेट क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिटीरियोरेट हो रही है। क्या हो रही है इसमें, एसेट क्वालिटी जो है डिटीरियोरेट हो रही है। मतलब आप उतना लोन तो दे ही नहीं पा रहे हो, उतने पैसे तो आप लोन पे दे ही नहीं पाओगे, वो तो आपको एज ए बफर रखने पड़ेंगे साइड में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोल रहा है, लिथियम डिपॉजिट्स के बारे में बताना है, अभी इंडिया में हाल में कहाँ मिले हैं। तो याद रखना अभी हाल में जो लिथियम के डिपॉजिट्स हैं वो कर्नाटका में मिले हैं। कर्नाटका में भी कहाँ पे, मरलागाला अल्लापटना एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे मिले हैं। और इंडिया की एक एजेंसी है, किसने फाइंड किया, एएमडी ने। एएमडी क्या है, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ठीक है। एएमडी ने इसको फाउंड किया है। किसकी यूनिट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ये यूनिट है, ठीक है। और आपने सुना होगा वर्ल्ड में एक लिथियम ट्रायंगल है। लिथियम ट्रायंगल कौन सा, एक अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं ये, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, ये 3 कंट्रीज हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन जो होता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है लिथियम का वो कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। 52% जो प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया करता है, उसके बाद चिली आता है। लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करें कि रिजर्व किस में सबसे ज़्यादा है, तो याद रखना चिली कंट्री में सबसे ज़्यादा रिजर्व है वर्ल्ड के 55% रिजर्व चिली में है, और ऑस्ट्रेलिया में थोड़े कम है, मतलब कितने, 18% ही है, ठीक है। 15% चिले में है इसके रिजर्व, लेकिन अभी ये सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन में है, मतलब प्रोड्यूस इतना नहीं कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ केप्ट द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल्स एंड फैट्स टू 3% फॉर 2021 एंड 2% बाई 2022। ये इतना उन्होंने लिया, बिल्कुल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने ये कैप किया है ट्रांस फैटी एसिड के अमाउंट को इतना। सेकेंड है, ट्रांस फैट कैन ओनली बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन एन industrial process that adds hydrogen to liquid vegetable oil to make them more solid. Trans fats can only be artificial, नहीं, जो trans fats होते हैं वो natural भी होते हैं, क्या होते हैं, natural भी होते हैं, only artificial नहीं होते हैं। तो फर्स्ट आ गया इसका आंसर। एक और चीज़, जो ट्रांस फैट को हम एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं वो मेन बात है हमारे जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड ट्रांस फैट है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो ट्रांस फैट हमने क्रिएट किए हैं उनको एलिमिनेट करने की बात है, उनको इरेडिकेट करने की बात है। जो नेचुरली हैं उनको आप नहीं कर सकते, जैसे दूध में मिलता है या किसी और चीज़ में मिलता है, उनको मेनली आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रिप्लेस कैंपेन, देखो मैं ये सारे क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ एज ए रिवीजन, ये वाला टेस्ट है जो पिछले हमने करे हैं आज तक के 6 महीने के, ठीक है। फर्स्ट है एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट, रिप्लेस, WHO का जो रिप्लेस कैंपेन है वो ट्रांस फैट्स के लिए ही है कि हमें जो ट्रांस फैट्स का लेवल है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और कब तक एलिमिनेट करना है, 2023 तक एलिमिनेट करना है वर्ल्ड से, ठीक है। ये है WHO की रिप्लेस कैंपेन। 13 पे आ जाते हैं, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर हैज़ एसेंशियल रोल इन क्वांटम कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी फंडामेंटल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल। सेकंड है, द जनरेशन ऑफ जेन्युइन रैंडमनेस इज जनरली कंसिडर्ड इम्पॉसिबल विद क्लासिकल मीन्स। यस, क्लासिकल मीन्स में क्लासिकल कंप्यूटर से नहीं हो सकता, तभी तो हम क्वांटम कंप्यूटर लेके आए रैंडमनेस के लिए, तो यस, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमें किसके बारे में बताना है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ये जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर बनी है। कब बनी है, 1988 में बनी है, ठीक है। चेयरमैन हाँ चलो चेयरमैन छोड़ देते हैं, 1988 में बनी है, बस यही है मेन बात। तो
ये ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इज इट्स चेयरमैन। यस, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है, आंसर क्या आ गया, सी। और ये एक रिपोर्ट भी निकालती है, ये एक इसने रिपोर्ट भी निकाली जिसको बोलते हैं एक्शन एजेंडा, ये आया भी हुआ है, एक्शन एजेंडा ऑन आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो एक्शन एजेंडा ऑन आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये रिपोर्ट को निकालते हैं AAAN रिपोर्ट को निकालते हैं टाइफैक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, 1988 में बनी थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसको क्या नाम लेते हैं, ये अवार्ड भी मिला है, कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी इसको मिला है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड इसको मिला है, ठीक है। किसके लिए मिला है इसको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, एक किरण IPR के लिए मिला है, किरण IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेकिन ये है नॉलेज, देखो इसको लिख लो आप खुद ही, मैं बोल रही हूँ, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट थ्रू रिसर्च इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ठीक है, ये क्या है, IPR, ये रिपोर्ट, इसके लिए टाइफैक को क्या मिला है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी मिला है, ठीक है। और एक मैंने बता दिया, ये वाला जो रिपोर्ट है ये भी ये निकालती है, ये अवार्ड इसको, इसके लिए किरण IPR किसका वो है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, किरण IPR किसका है, तो टाइफैक का है, ठीक है। एक और रिपोर्ट ये निकालती है, उसको क्या बोलते हैं, एक और रिपोर्ट ये निकालती है, उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल, इसमें फार्मा लिख रही हूँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उनके स्टेटस, इश्यूज, टेक, रेडीनेस एंड चैलेंजेस, ये रिपोर्ट भी कौन निकालती है, यही निकालती है, ठीक है। इसके अलावा कोई और पोर्टल वगैरह इसने लॉन्च किए हैं, यस, इसने 2 पोर्टल और लॉन्च किए हैं, आपने सुने होंगे, सक्षम पोर्टल जो ये इसी ने शुरू किया है, और एक है सीविड मिशन, ये भी किसने शुरू किया, टाइफैक ने ही शुरू किया है। इसमें क्या है, सीविड की हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडिया कितना सीविड वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता है, 0.01%, कितना, 0.01%, और चाइना जो है वो 57% शेयर है चाइना का सीविड के प्रोडक्शन में। तो हमें इसी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं किसके बारे में, टाइफैक के बारे में। एक 2 तो ये रिपोर्ट निकालता है, एक तो ये एक्टिव API वाली, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वाली, एक AAN वाली, इसको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला किरण IPR के लिए। 2 और पोर्टल चलाता है, कौन से, एक तो सक्षम और एक सीविड मिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किसकी हैं, ये हमारी टाइफैक की हैं, ठीक है, ये हमारी टाइफैक की हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अभी बताया एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत कौन रिलीज करता है, अभी बताया टाइफैक रिलीज करता है, तो किस में आ गए, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। कौन रिलीज करता है, टाइफैक रिलीज करता है, आ गया समझ में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 5G के क्या फ़ायदे हैं 4G के ऊपर, देखो हाई स्पीड भी है, हाई लेटेंसी भी है, यूजर्स ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, तो आंसर क्या आ गया इसका, डी। साइंस टेक के क्वेश्चन में मेनली इसमें डी आंसर ही है। प्रोक्सिमा सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़, क्या है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है, क्या है, क्लोजेस्ट स्टार है सन का, तो स्टार है। 3D प्रिंटिंग किस में यूज़ होती है, केक्स बनाने में भी हो सकते हैं, रोबोटिक्स में भी, ऑटोमेटिक पार्ट्स में भी, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में भी, डेटा प्रोसेसिंग, हर जगह यूज़ हो सकती है 3D प्रिंटिंग। क्वेश्चन इसका प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है साइंस टेक में, और उसके एक क्वेश्चन हमने उसमें भी करवाया था, और आज करंट अफेयर्स में भी आ गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दिस साइंटिस्ट्स एट इंस्टीट्यूट of Nano Science and Technology, Mohali, an autonomous institution of Department of Science and Tech, the Government of India have produced an ultra high mobility 2D electron gas at interface of 2 insulating oxide layer. This will help advance the study and application of which of the following. तो याद रखना, जो ये यहाँ पे जो वो हुई है इलेक्ट्रॉन गैस इंटरफेस जो 2 ऑक्साइड लेयर पे किया जाएगा, वो है स्पिन इलेक्ट्रॉन्स को चेक करने के लिए। इस फील्ड को बोलते हैं स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यू फील्ड है स्पिनट्रॉनिक्स, क्या बोलते हैं इसको, स्पिनट्रॉनिक्स, ठीक है। और मेनली इसमें क्या रियलाइज होता है, राशबा इफेक्ट इसमें वो होता है, मतलब रियलाइज होता है। राशबा इफेक्ट में भी वही होता है, स्पिन देखी जाती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, स्प्लिट की जाती है उसकी, ठीक है। राशबा इफेक्ट भी स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, और ये भी, ठीक है, जो अभी एक्सपेरिमेंट हुआ है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स, सबसे पहले बोला है कि इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, तो याद रखना इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज नहीं करता है, इसको कौन, आपने सुनी नहीं है, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे कि माइग्रेंट पॉलिसी ग्रुप,
माइग्रेंट पॉलिसी ग्रुप जो कि कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, वो एक तो वो रिलीज़ करता है, और एक है बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, ये दो माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारे दो हो गए गलत, कि इसका मतलब 3 तो सही है ही। 3 मतलब ये क्या क्या मेजर करता है, दी कंट्रीज टेक टू इंटीग्रेट द माइग्रेंट्स फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट्स, बिल्कुल कॉन्टिनेंट्स से जो लोग आते हैं उनमें कितना माइग्रेशन होता है, ये है। इंडिया हैज़ रैंक द लोएस्ट इन द इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिविटी ऑफ माइग्रेंट्स, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट से 52 कंट्रीज़ में इंडिया की जो रैंक है वो लास्ट आई है। ठीक है, तो इंडिया में की रैंक जो है लोएस्ट है, तो सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, एमटीपी के बारे में बताना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। सबसे पहला है, ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक्स बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर। याद रखना 14 वीक्स तक, मतलब 12 से 12 वीक तक आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। 12 वीक्स तक आपको, 12 वीक्स मतलब 3 महीने तक आपको एक डॉक्टर का वो चाहिए ओपिनियन, लेकिन 3 महीने के बाद 20 वीक्स हो गए हैं तो आपको 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग कि आपको एक का चाहिए नहीं, 2 डॉक्टर्स का आपको वो चाहिए ओपिनियन। ठीक है, सेकंड है, टर्मिनेशन इज परमिटेड ओनली व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, कॉज ग्रेव इंजरी टू हर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, बिल्कुल ये भी सही है, टर्मिनेशन केवल तभी परमिटेड है। ठीक है, तो बी तो सही है, ए गलत है, तो आंसर क्या आ गया, बी। आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, मुल्ला कमेटी किसके लिए बैठी थी? मुल्ला कमेटी किसके लिए बैठी थी? तो याद रखना मुल्ला कमेटी जो थी वो जेल रिफॉर्म्स के लिए बैठी थी। किसके लिए बैठी थी? जेल रिफॉर्म्स के लिए बैठी थी। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इसने क्या किए हैं? इसने रिकमेंड किया है कि एक तो नेशनल प्रिजन कमीशन बनाना चाहिए, एक तो नेशनल प्रिजन कमीशन बनाना चाहिए जो प्रिजन की मॉडर्नाइजेशन को देखेगा कि कितनी प्रिजन मॉडर्नाइज हो रही है, उसको ओवरसी करेगा। एक उसने बोला कि जो भी मतलब जुवेनाइल ऑफेंडर्स है ना, उनको जो ये हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं उनसे अलग रखना चाहिए, वो कम्प्लीटली बैन हो जाना चाहिए, उनको साथ में रखना। ठीक है, उनको अलग रखो, जुवेनाइल्स को अलग रखो, और जुवेनाइल की सेफ्टी के लिए भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी मुल्ला कमेटी। मुल्ला कमेटी किसके लिए बैठी थी? जेल रिफॉर्म्स के लिए। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहले भी करवा चुके हैं। फर्स्ट, इट वॉज कंडक्टेड अंडर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो है टोटल कोऑर्डिनेशन में होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, कास्ट पोर्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज सो फार। यस, 2011 में जो सेंसस हुआ था उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, मतलब अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं किया है कास्ट सेंसस, तो ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कुदुम श्री मिशन के बारे में बताना है। आप सबने इतनी बार सुना होगा ये वाला मिशन कहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले ये कर्नाटका का मिशन नहीं है, कहाँ का है? केरला का मिशन है। ठीक है, केरला का मिशन है, तो पहली स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इसका मतलब थर्ड सही है। थर्ड क्या है? कुदुम श्री इज ए गवर्नमेंट एजेंसी। कुदुम श्री गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका बजट और स्टाफ जो पे होता है गवर्नमेंट देते, बिल्कुल ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, कुदुम श्री मिशन जितना भी इसमें खर्चा होगा सारा गवर्नमेंट देगी। सेकंड है, इसके 3 कंपोनेंट है, माइक्रो क्रेडिट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल ये 3 कंपोनेंट है इसके, तो आंसर क्या आ गया इसका? बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? बी। इसको पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन भी बोलते हैं केरला में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? तो देखो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? ये वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता है, कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, द रिस्क पोस्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीज हैज़ बीन रैंक्ड एज नंबर 1 ऑन लिस्ट ऑफ रिस्क। जो इन्फेक्शियस डिजीज का जो रिस्क है वो नंबर 1 पे आ गया, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्फेक्शियस 2021 में इन्फेक्शियस डिजीज का जो रिस्क है वो नंबर 1 पे आ गया। 2020 में इसकी जो रैंक थी वो 10th थी, इन्फेक्शियस डिजीज वाले की रैंक 10th थी। ठीक है, तो 2020 में 2021 में ये यहाँ पे आ गया, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया बी। ठीक है, एनुअली ये रिलीज होती है, ये क्या होती है? एनुअली रिलीज होती है। अभी इसका कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन था। ठीक है, अभी इसका कौन सा एडिशन था? 16 एडिशन था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्या बोलता है? होमवर्क कन्वेंशन 1996 के बारे में बताना है। ठीक है, दी होमवर्क कन्वेंशन इज एन ILO कन्वेंशन, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल जो घर से काम करते हैं उनके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वेंशन किया, उसको बोलते हैं होमवर्क कन्वेंशन, जो कब हुआ? 1996 में। फोर्स में कब आया? 2000 में। कब आया फोर्स? 2000 में। अगला है, इट एम्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दोज हु वर्क एट होम एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर एन एम्प्लॉयर, बिल्कुल ये जो घर पे काम करते हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। तो आंसर क्या आ गया? क्या था? पहला क्या था? सही था गलत था? पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, तो आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? सी। अब ILO के बारे में बोला, ILO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में बताना है। ए मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ होस्ट नेशन विद लेटर्स कंसेंट, बिल्कुल
ओपन स्काई ट्रीटी में यही है। सेकंड है ऑल यूएन मेंबर्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल यूएन मेंबर्स आर सिग्नेटरीज ऑफ ओपन स्काई ट्रीटी, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। नाटो और वार्सो पैक्ट जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें हैं, ठीक है, वो इसमें इसका पार्ट है। और वार्सो पैक्ट में भी जो ये किर्गिस्तान है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये जो वार्सो स्काई ट्रीटी थी कब साइन हुई थी? 1992 में, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। और मतलब कोल्ड वॉर ख़त्म ही हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि जो यूएसएसआर है वो टूट गया था, ठीक है। तो और ये इफेक्ट में कब आई? 2002 में, ठीक है, इफेक्ट में कब आई? 2002 में। सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड है यूएसए एंड रशिया हैव विड्रॉन फ्रॉम दिस ट्रीटी, यस, ये इन दोनों ने इससे विड्रॉन कर लिया है। तो आंसर क्या आ गया? सी, सेकंड, क्योंकि रॉन्ग है, ठीक है। क्या इंडिया इसका पार्ट है? नहीं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। किसका? इंडिया इसका पार्ट नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। न्यू स्टार्ट के बारे में बताना है। न्यू स्टार्ट, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी किसके बीच में हुई है? यूएसए और किसके बीच में हुई है? रशिया के बीच में। तो किसके बीच में? चाइना नहीं है, यूएसए और रशिया के बीच में ये ट्रीटी हुई है। तो आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है, आंसर क्या आ गया? ए। न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है ये, कब साइन हुई थी? 2010 में साइन हुई थी, ठीक है। फोर्स में कब आई? 2011 में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सीपैक के बारे में बताना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो आपको पता ही होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिल्कुल ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इट एम्स एट लिंकिंग द सिटी ऑफ ग्वादार इन पाकिस्तान टू चाइनाज नॉर्थ वेस्ट रीजन जिनजियांग, बिल्कुल ये उसी को कनेक्ट करेगा। और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भी पास होगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बारे में बताना है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, सबसे पहले इट इज़ रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ ऑल मिडल ईस्ट कंट्रीज, नहीं, ऑल मिडल ईस्ट कंट्रीज नहीं है। इसमें कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 6 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ठीक है। तो ये 6 ही कंट्रीज हैं इसमें। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेदा सऊदी अरेबिया में। देखो सऊदी अरेबिया में तो है लेकिन जेदा में नहीं है। कहाँ पे? रियाद में है। कहाँ पे है? रियाद में है। कब बनी थी? 1981 में बनी थी, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? अरेबिक। तो क्या है? सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सार्क के बारे में बताना है। सार्क कंट्रीज़ के बारे में बताना है। ये जो है परमानेंट, इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो काठमांडू नेपाल में है, बिल्कुल ये तो सही है। सेकंड है कि ये इसमें 7 साउथ एशियन कंट्रीज़ आती हैं, नहीं, सार्क में 8 कंट्रीज़ आती हैं। क्या करती हैं? 8 कंट्रीज़ आती हैं। 8 में कौन कौन है? एक तो इंडिया हो गया, एक मालदीव्स हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और कौन सा रह गया? अफगानिस्तान, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ आती हैं किसमें? सार्क में, ठीक है। और परमानेंट सेक्रेटरीट काठमांडू में। इसका एक याद रखना, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, वैसे तो मैंने करवा रखा है लेकिन कहाँ पे है? ये इंडिया में है। एक है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? ढाका में है, बांग्लादेश में। एक है सार्क की आर्बिट्रेशन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये कहाँ कहाँ पे है। तो फर्स्ट सही है, बी रॉन्ग है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। आरसीईपी में बताना। अभी आरसीईपी इतना न्यूज़ में था, ये क्वेश्चन गलत होगा तो चप्पल उठाना और अपने मुंह पे मारना सीधी, ठीक है। तो आरसीईपी में कौन कौन सी कंट्री है? आरसीईपी में 10 एशियन कंट्रीज़ हैं और 5 वो वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इंडिया उसमें नहीं है। इंडिया ने तो अभी बोला था कि मैं साइन नहीं करूँगा, तो थर्ड नहीं है। तो देख लो किसमें थर्ड नहीं है। थर्ड इसमें भी नहीं है, थर्ड इसमें भी नहीं है। और कौन है? 2 बच गए ऑप्शन। और कौन नहीं है इसमें? बांग्लादेश, बांग्लादेश भी इसमें नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है। तो ये क्या है? सेकंड भी काट दो, तो बांग्लादेश भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? ए, आंसर क्या आ गया? ए। तो यस, चाइना भी है, जापान भी है, म्यांमार भी है। म्यांमार एशियन में आता है और इन्होंने अभी साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना है। प्राइम एडिटिंग, यस, जीन एडिटिंग है। क्रिस्पर कैसनाइन, यस। मेगा न्यूक्लियस, यस। ये तीनों ही क्या है? जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो आंसर आ गया डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सारीचू रिवर कहाँ पे है? ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? सारीचू रिवर, अरुणाचल प्रदेश में। अभी रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना ने वहाँ पे एक गाँव कंस्ट्रक्ट कर लिया है, मतलब पूरा अरुणाचल प्रदेश में, तो वहीं सारीचू रिवर के बैंक पे था वो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कतर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। कतर कहाँ है? देखो ये आपका है, ये पेनिनसुला ये है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या है? मान लो यहाँ पे कतर है, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाता है ये। इसने बोला इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ कहाँ? पहली बात ये क्या है? ये पानी, इसको क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ। तो ये पर्शियन गल्फ का ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये पर्शियन गल्फ का वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो वेस्टर्न पार्ट पे ही है ना कतर। कहाँ पे है? ये रहा, वेस्टर्न पार्ट पे ही है, बिल्कुल ये वेस्टर्न पार्ट पे है इसके, ठीक है। सेकंड है इट शेयर से बॉर्डर विद ईस्टर्न सऊदी अरेबिया। ये
जो ये सऊदी अरेबिया हो गया हमारा, ये जो कंट्री है कौन सी, सऊदी अरेबिया है, तो ये इसका वेस्ट पार्ट है और ये इसका ईस्ट पार्ट है, और तो ईस्ट पार्ट पे ही टच कर रहा है, बिल्कुल ये ईस्ट पार्ट पे भी टच कर रहा है। थर्ड है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट, याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ए ऐसे पास होता है, रुको 1 मिनट, ये है रुको मैंने मैप थोड़ा सा गलत बना दिया, एक बार फिर से मैप बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे वो कंट्री आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे तो याद रखना ये ऐसे पास होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये क्या सऊदी अरेबिया आ गया उसमें, और यहाँ पे है यूएई और यहाँ पे है ओमान, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कतर नहीं आता है, कतर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो क्या पूछा है इसने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है, तो 3 तो है ही इनकरेक्ट, 3 तो है ही इनकरेक्ट, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है, तो ना तो फर्स्ट आएगा ना सेकंड आएगा, केवल थर्ड ही गलत है, केवल क्या है, थर्ड ही गलत है। बस ये देख लेना कौन सा गलत पूछा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बहुत गलत हो जाते हैं। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अब्राहम एकॉर्ड किस किस के बीच में हुआ है, अब्राहम एकॉर्ड किस किस के बीच में हुआ है। तो देखो सऊदी अरेबिया अब्राहम एकॉर्ड में नहीं है, इजराइल भी है, यूएई भी है, बहरीन भी है, और इनका जो मीडियोकर है वो कौन है, यूएसए ने इसको मीडिएट किया है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, फोर्थ नहीं है, सऊदी अरेबिया इसके एग्रीमेंट में नहीं है, अब्राहम एकॉर्ड में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इंटरनेशनल लॉ आइडेंटिफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्लोबल कॉमन, किसको मानता है कि वो ग्लोबल कॉमन है। हाई सी यस ग्लोबल कॉमन है, अंटार्कटिका यस ग्लोबल कॉमन है, एटमॉस्फेयर यस, आउटर स्पेस यस। तो चारों ही क्या है हमारे ग्लोबल कॉमन में आते हैं, जिसको सारी कंट्रीज यूज कर सकते हैं, किसी एक कंट्री का उस पर राइट नहीं है कि वो हमारा ही राइट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट इज अवेलेबल टू ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया। जो पोस्टल बैलेट की जो फैसिलिटी है वो जितने भी एलिजिबल वोटर सबके लिए है, नहीं ऐसा नहीं है, केवल जो सर्विस में है या जो आ नहीं सकते केवल उनके लिए है ये। सेकेंड है द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज अप्रूव्ड द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने है ना अभी एक रिकमेंडेशन दी है, नहीं देखो अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या एक रिकमेंडेशन दी है कि आप पोस्टल बैलेट से एनआरआई की वोटिंग करवा सकते हो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी उसको अप्रूव नहीं किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी उसको अप्रूव नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर आ गया डी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने तो इसको रिकमेंड कर रखा है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद सीडैक फॉर यूज ऑफ सर्विस वोटर्स। बिल्कुल ये है, सर्विस वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। सेकंड है दिस सिस्टम इनेबल द इंटाइटल्ड वोटर टू कास्ट देयर वोट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड देयर कंस्टिट्यूएंसी। बिल्कुल वो जहाँ पे भी हम वहीं से वोट डाल सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 10th शेड्यूल के बारे में बताना है। 10th शेड्यूल प्रोविजनिंग फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। बिल्कुल 10th शेड्यूल में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में डिफेक्शन के थ्रू। सेकंड है अलाउज मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन, ये स्प्लिट वाला जो केस बताया था। थर्ड है डिसीजन ऑन क्वेश्चनिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। याद रखना सुप्रीम कोर्ट नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन के बेस में जो स्पीकर होता है वही मेन वो होता है, वही डिसाइड करता है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो थर्ड हो गया रॉन्ग, तो आंसर क्या आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, 52nd अमेंडमेंट किसके लिए हुआ था। यस 10th शेड्यूल के लिए हुआ था, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है 91st अमेंडमेंट, कौन सा 91st अमेंडमेंट किसके लिए हुआ था, उसने 75(1)(a) आर्टिकल डाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और 10th शेड्यूल को ओमिट कर दिया। बिल्कुल 2003 में 91st अमेंडमेंट हुआ था, बिल्कुल जो अभी बताया ना, ये अभी जो ये बताया कौन सा, ये सेकंड स्टेटमेंट मर्जर वाला केस, ये 91st में ही आया था, 91st अमेंडमेंट में ही आया था ये, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। थर्ड है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में टर्म सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डाला था प्रीएम्बल में, क्या ये डाला था, नहीं वो डाला था सेकुलर सोशलिस्ट, ठीक है, ये टर्म्स डाली थी, सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक ये वाली थी, तो ये चीज़ नहीं डाली थी। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अगर आपने थर्ड भी लगा दिया ना तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या बोलता, फ्रीडम के बारे में बताना है। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल आर एब्सेंट। बिल्कुल जब बाहर का दबाव ना हो। फ्रीडम इज मल्टी डायमेंशनल एंड एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट इज ओनली वन डायमेंशन। बिल्कुल। थर्ड है फ्रीडम इज अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटीज ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। बिल्कुल, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका डी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। प्रीएम्बल अगर आपने रटा होगा क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। किस टाइप की लिबर्टी प्रोवाइड करता है, लिबर्टी करता है फ्रीडम, किस टाइप की लिबर्टी, ऑल काइंड्स ऑफ लिबर्टी देखते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 ही करता है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करता है। तो 6th करते ही हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया डी, ठीक है। प्रीएम्बल अगर आपको रटा है तो आप ये क्वेश्चन हलवा है आपके लिए, ठीक है।
तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट ऑफ भोपाल कैन बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे है? तो याद रखना वो डी नोटिफाइड जो ट्राइब हैं उनको दोबारा राइट्स मिले हैं, उसमें भोपाल में उनको दोबारा राइट्स मिले हैं, तो ये जो है उसके लिए, ठीक है, सीपीए प्रोजेक्ट भी इसको बोलते हैं, उनको दोबारा फॉरेस्ट में राइट मिले हैं, हिस्टोरिकल रॉन्ग को सही किया गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, मर्सी पेटिशन के बारे में बताना है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट एंजॉय द सेम पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल नहीं। क्या सेम पावर है उसकी प्रेसिडेंट और गवर्नर की? बिल्कुल नहीं। सेकंड है जुडिशियल रिव्यू इज बार्ड ऑन डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट टेकन अंडर 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि उसने मर्सी पिटीशन कैसे दी है, क्या उसका माइंड ठीक था या कुछ ऐसा था, तो देखो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इज टेकन इंडिपेंडेंटली विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ एनी यूनियन मिनिस्टर। देखो होम मिनिस्टर का तो आपको वो लेना ही पड़ेगा, क्या अप्रूवल लेना ही पड़ेगा वो देने के लिए, तो ऐसा नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया? डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, स्पाइस प्लस के बारे में क्या बात सही है? स्पाइस प्लस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नया वेब फॉर्म स्पाइस प्लस किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, उसी के लिए किया है। सेकंड है स्पाइस प्लस इज एन इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म ऑफरिंग 10 सर्विसेज बाय 3 सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, बिल्कुल ये भी है, तो आंसर क्या आ गया इसका? सी। अगर मैं स्पाइस की वो करूँ फुल फॉर्म पूछूँ आपसे तो क्या होगी? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी कंपनी को कितनी जल्दी वो कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर डाल सकते हो, तो वही है, ठीक है। और 3 मिनिस्ट्री इसने बोला, 3 सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं इसमें, कौन कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये 3 मिनिस्ट्री हैं इसके अंडर। एक स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, अभी जो शुरू किया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है हरिश्चंद्रा रेंज कहाँ पे है, ठीक है। 47 क्या बोल रहा है? हरिश्चंद्रा रेंज कहाँ पे है? देखो हरिश्चंद्रा रेंज एमपी में नहीं है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और शिवरॉय हिल्स कहाँ पे हैं? शिवरॉय हिल्स आंध्रा में नहीं है, कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, ईस्टर्न घाट्स में, तमिलनाडु में, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर आ गया डी। देखो हमारे 2-3 क्वेश्चन अगले वाले प्रिंट नहीं हुए, ठीक है, तो इसी लेक्चर को आज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।